नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो महाबहस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बात एक बार फिर कर लेते हैं 2019 में आखिर चुनावी मुद्दा होगा क्या। 2014 के चुनावी रण में चारों ओर विकास और केवल विकास का मुद्दा था। अब 2019 के चुनावी समर में मुद्दों को लेकर मंथन चल रहा है। उसमें बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनका प्रचार अब राष्ट्रवाद पर सवार होगा। इधर विपक्ष भी बाकी मुद्दों को छोड़कर इसी मुद्दे को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश में है, यानी सबका मुद्दा अब एक जैसा ही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे बदल गई सबकी रणनीति। लोकसभा चुनाव में अब 2 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में चुनावी दहलीज पर खड़े तमाम सियासी दलों ने अपने अपने चुनावी मुद्दों को धार देनी शुरू कर दी। इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने चुनावी तरकश से राष्ट्रवाद का तीर निकाला है, यानी लोकसभा चुनाव का चक्रव्यूह बीजेपी राष्ट्रवाद की रणनीति से भेदेगी। ये जो परिवर्तन आया, ये परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के मोदी है तो मुमकिन है के नारे के साथ राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, एयर स्ट्राइक और जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर गीत बनवाए जा रहा है। मुद्दों की प्रयोगशाला में भटकाने के बजाय बीजेपी सीधे सीधे राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी। चुनाव की थीम भी इसी के इर्द गिर्द होगी। सेना के शौर्य का बखान बीजेपी हर मंच पर करेगी और कर भी रही है। 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। बीजेपी जहां मोदी को ही मुमकिन मान रही है, वहीं पुलवामा, सेना और एयर स्ट्राइक जैसे मुद्दों से पीछे हटना अब विपक्ष के लिए भी मुमकिन है। इसीलिए विपक्ष ने भी चुनावी मुद्दों को लेकर अपनी रणनीति को बदला है। जिन मुद्दों को बीजेपी धार दे रही, विपक्ष उन्हीं मुद्दों पर सवालिया अंदाज में पलटवार कर रहा। कांग्रेस कुनबे से तो कपिल सिब्बल, सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह और मनीष तिवारी जैसे तमाम नेताओं की फौज एयर स्ट्राइक के सैकड़ों सवाल लेकर मोर्चे पर डटी है। वहीं ममता, केजरीवाल और अखिलेश यादव के भी अपने सवाल हैं। तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। जब अभिनंदन जी वापस आते हैं तो श्रेय उसका आप लेते हैं, और जब आपका इतना भारी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ जिसकी वजह से 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार भी तो आपकी सरकार है। तो आप वो भी खुलेआम जाकर मानिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, देश की जनता सच्चाई जानना चाहती है और फिर बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। बहरहाल बीजेपी की नजर जहां अर्जुन की तरह केवल और केवल प्रखर राष्ट्रवाद पर है, वहीं बाकी दल भी उन्हीं मुद्दों के जरिए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या एयर स्ट्राइक ने बदली राजनीतिक दलों के मुद्दों की रणनीति? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यही सवाल हमारा आपसे भी है, हमारे दर्शकों से भी है कि क्या पाक पर एयर स्ट्राइक के चलते बीजेपी और विपक्ष दोनों को अपनी अपनी चुनावी रणनीति बदलनी पड़ रही है? यही सवाल है हमारा आपसे। आपको अपनी राय, अपना जवाब हम तक भेजना है @महाबहस पर। हाँ, नहीं, पता नहीं, 3 ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए अपने पैनल का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अमिताभ अग्निहोत्री, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ है, डॉक्टर चंद्रमोहन, प्रवक्ता बीजेपी, यशवंत सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, अनिल दुबे हमारे साथ है आरएलडी की ओर से, वहीं दीपक मिश्रा है पीएसपी की ओर से प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अमिताभ जी, सबसे पहले आपके पास कहें तो पुलवामा अटैक और उसके बाद एयर स्ट्राइक, उससे पहले तक नैरेटिव कांग्रेस और विरोधी दल सेट कर रहे थे,
लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद अब बीजेपी सेट कर रही है, ऐसा लग रहा है। और मौजूदा स्थिति सभी विरोधी दलों को परेशानी में डालने वाली है। रणनीति पर एक बार फिर से विचार शुरू। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा यह हुआ कि वो मुद्दा चयन की प्रयोगशाला में जो भटकाव में थी उससे बच गई। अन्यथा कभी ट्रिपल तलाक, कभी आयुष्मान भारत, कभी ये जनधन योजना, कभी सौभाग्य उज्ज्वला, राम मंदिर, सवर्ण आरक्षण, तमाम मुद्दों को परखनली में डालकर भारतीय जनता पार्टी हिला डुला के देख रही थी कि भाई 19 के लिए कौन सा सबसे प्रामाणिक मुद्दा रहेगा जिसकी तासीर बड़ी हो। पुलवामा के बाद 26 फरवरी 25 और 26 की जो दरमियानी रात थी उसने पूरे राजनीति का परिदृश्य बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी का भटकाव दूर हो गया, उसको एक मुद्दा मिल गया कि भाई इसी पर चुनाव लड़ना है, ताल ठोक कर लड़ना है, सीना ठोक के लड़ना है, बिना किसी किंतु परंतु के लड़ना है। थोड़े समय 2, 4, 5 दिन तक तो विपक्ष ने कोशिश की कि ये नैरेटिव हम बदल पाएं, लेकिन शायद विपक्ष उस कोशिश में जब कामयाब नहीं हो पाया, पब्लिक के माइंडसेट में उसको लगा यही नैरेटिव चलने लगा, सेना, पाकिस्तान, आतंकवाद से निपटना, शौर्य, पराक्रम, राष्ट्रवाद। तो मुझे लग रहा है अब पिछले 3 दिनों से भारत के विपक्ष ने सामूहिक तौर से शायद अब इस दिशा में कोशिश शुरू कर दी कि भाई इस मुद्दे से बचना संभव नहीं, तो इसी मुद्दे पर फिर हम अपनी रणनीति क्यों नहीं बनाएं और बीजेपी को काउंटर करें। इसीलिए आप देखिए स्ट्राइक से जुड़े जो सवाल हैं उनकी संख्या बढ़ गई। ये 3 दिन पहले तक नहीं थी, 27, 28, 29, 27, 28, 1, 2, 3 तक नहीं थी, 3 मार्च तक। अब संख्या बढ़ गई और बड़े बड़े नेता भी उसमें उतर आए कि नहीं संख्या बताओ। बीजेपी तू डाल डाल में पात पात, बीजेपी ने जिसकी समझ में जो आया वो संख्या बताने लगा, कोई 250, कोई 300, कोई 350, कोई 400, कोई 500। उसी में एसएस आलूवालिया जैसे लोग भी हैं। तो क्या अब धनोआ साहब कह रहे हैं एयर चीफ हमारे, क्या विदेश सचिव कह रहे हैं, वो तो बात नेपथ्य में चलेगी। अब पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, सियासी मैदान में मुद्दा ये मुझे अभी तक ये दिख रहा है भाजपा इस इशू को केंद्रीय मुद्दा बना के चुनाव में जाएगी, उसने तय कर दिया, बता दिया, और अभी तक उसको थोड़ी जो झिझक थी वो भी दूर हो गई। जब सवाल उठता था कि भाई आप सेना का राजनीतिकरण कर रहे हैं, शहीदों की फोटो अपने मंच पे लगा रहे, तो भारतीय जनता पार्टी ने अब नया रुख ले लिया। उसने कहा आप भी लगाओ, आपको क्या परहेज है शहीदों की फोटो लगाने से, आपको तकलीफ क्यों है। अब यह विपक्ष के लिए असहज स्थिति हो गई, विपक्ष को उम्मीद नहीं होगी कि ऐसा उत्तर आएगा। तो बीजेपी के कोरस में विपक्ष शामिल तो हो नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष ने अब यह तय किया कि भाई पर्देदारी से काम नहीं चलेगा, फ्रंट पर खड़े हो और बीजेपी के इस अभियान में पर सवालों की सर्जिकल स्ट्राइक करो। देखो बीजेपी जो वायुमंडल बनाना चाहती है वो उन सवालों से कितना डाइल्यूट होता है। मुझे लग रहा अभी भारत का चुनाव, आम चुनाव, इस केंद्रीय बिंदु पर आकर ठहरा हुआ है। जनता इसको कैसे लेगी, इन सवालों को, विपक्ष के अभियान को, भाजपा के अभियान को, ये थोड़े दिन बाद समझ आएगा। लेकिन अभी दोनों शिविर मुझे इस मुद्रा में दिख रहे हैं जी। यशवंत सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात मुझे लगता है शुरू करना चाहिए, सबसे बड़ा विपक्षी दल है। यशवंत जी, अब मामला खुल्लम खुल्ला, खुला खेल फर्रुखाबादी, न पर्दा इधर से न पर्दा उधर से, ठीक ना, ये स्थिति आ गई।
वो भाजपा का कोर इशू हमने छाती ठोक के घुस के मारा। आपका कोर इशू मारा तो दिखाओ फोटो। यशवंत जी यही ना? जी बिल्कुल नहीं, हमारा कोर इशू ये बिल्कुल नहीं है कि मारा तो दिखाओ। हम बिल्कुल नहीं देखना अरे चाहते। सब बोल रहे हैं हम एयरफोर्स के साथ हैं। मैं बता रहा हूं, सुनिए उसे। एयरफोर्स के साथ हैं, हम लाशें नहीं गिनते। हम ये कह रहे हैं कि हमने एयर स्ट्राइक की तो एयर स्ट्राइक का हमारा निश्चित उद्देश्य था आतंकवाद को खत्म करना। हम कह रहे हैं कि कोई भी आतंकवादी जो आतंकवादियों को भारत में प्रश्रय देता है, चाहे वो मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो, दाऊद हो, ये किसी की जिंदा या मुर्दा लाशें भारत की सरजमी पे आने तक ये आतंकवाद के विरुद्ध जंग जारी रहना चाहिए। और पाकिस्तान अगर इसके बीच में आता है तो पाकिस्तान के विरुद्ध भी जंग जायज हो जाती है। कांग्रेस का ये स्टैंड है। हम ये कह रहे हैं यशवंत जी ये सैद्धांतिक पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष जमीन पर ये दिखाई दे रहा है। सेना के सौदे का शाफा अपने ये सैद्धांतिक पक्ष है, ये सैद्धांतिक पक्ष है आपका, सैद्धांतिक पक्ष है। व्यवहारिक पक्ष ये है दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, नवजोत सिंह सिद्धू, मनीष तिवारी, सुरजेवाला, हम ये कांग्रेसी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं क्या? कांग्रेस इन नेताओं के बयानों से अपने को अलग करती है। चिदम्बरम, अरे मां भाई, अब यशवंत सिंह बड़े नेता है, ये दिग्विजय यशवंत भाई, अब ये जनता तक कैसे जान मानेगी कि यशवंत सिंह जो कह रहे हैं वो बड़ी बात है, दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं वो गलत है। प्रियंका जी हैं, अगर उन्होंने इस तरीके की कोई बात कही हो तो आप उस बात को रखिए। अरे एक दर्जन नेता बोल रहे, हम ये कह रहे हैं एक दर्जन नेता बोल रहे भाई, का शाफा जो और वो बड़े नेता है, तो तभी तो वो साफा खोलने जा रहे हैं 10 नेता 12 नेता। सिंह जी कह रहे हैं भाई तो दिग्विजय सिंह को निकाल दिया पार्टी से। ये राष्ट्रवाद नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रवाद से हम लोग 1925 परिचित हैं, जो उसकी मातृ संस्था है। ठीक वो यशवंत जी, ठीक 1925 में नहीं जाएंगे हम 26 फरवरी से 5 मार्च तक रहेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं जा पाएंगे आज। ठीक है भाई, यशवंत को रुकना होगा, यशवंत जी रुकना होगा, ठीक रुकना होगा। अरे भाई यशवंत जी की रोकिए, अभी इनकी आवाज बंद करिए। दीपक मिश्रा, नैरेटिव तय हो गया चुनाव का मेरी समझ में। भाजपा ने साफा बांध लिया और कुर्ते के 4 बटन लिए खोल, बोले आ जाओ कौन है माई का लाल। ठीक, विपक्ष ने पहले तो सोचा कि रोजगार, बेरोजगार, किसान, मजदूर, दलित ये सब कुछ बन जाए। जब लगा कि मामला नहीं बन रहा तो बोले साफा खींचो। क्या इसी पर चुनाव, साफा बचाओ साफा खींचो ना? ठीक बात। अभी तक की तस्वीर ये बता रही, भारत के 15 बड़े नेता जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, साफा खींचो अभियान में लगे हैं और भाजपा साफा में लगातार जो है मजबूती डाले जा रही है। वो करी हां जी आप कर लो जो करोगे, हम तो शहीदों की फोटो लगाएंगे, रथ निकालेंगे शहीदों की फोटो लगा के, आपको क्या तकलीफ, आप भी निकालो। तो विपक्ष कह रहा नंबर बताओ फोटो लाओ। देखिए दीपक मिश्रा, इसी पर हो गया चुनाव 19 का। जी रणनीति तो बदल गई। देखिए आपने जो बात कही है, वस्तुतः वो आपके मुंह से जनमानस बोल रहा है। यह सही है कि नैरेटिव बदल चुकी है और आज की तारीख में चुनाव इन्हीं सवालों पर होगा। प्रखर राष्ट्रवाद ही कहीं न कहीं पे सवाल होगा, जिसके इर्द गिर्द पूरे के पूरे चुनावी भाषण होंगे। चुनाव है क्या? मान्यवर, चुनाव जनोत्सव है। यूं कह लीजिए कि अहिंसक जन युद्ध है जो राजा तय करता है। राष्ट्रवाद की कसौटी पर ही आप देखिएगा, जब बहस गंभीरतापूर्वक चलेगा, जब आप जैसे लोग इसकी एनालिसिस करेंगे, जब आप अपना विहंगावलोकन प्रस्तुत करेंगे, तो कहीं न कहीं राष्ट्रवाद की कसौटी पर बीजेपी अभी तो चढ़ी हुई है, क्योंकि अभी तो उसने सेना को ढाल बना रखा है, अभी उसने कर रखा है। यह सही है कि सेना को लेकर, उसके शौर्य को लेकर पूरा राष्ट्र उनके साथ है। जैसे आपका डिबेट मैं ठीक से जानता हूं कि दुबई में सुना गया और वहां से सुने हुए लोगों ने फोन करके कहा कि ये तथ्य कहां से आए हैं,
इतना वो अध्ययन का स्रोत क्या, इतना पढ़ते कब हैं, दिन भर तो टीवी पे रहते हैं। तो हम लोगों को चाहिए, हम लोग माने सभी को चाहिए, मीडिया के भी जिम्मेदार लोग, राजनीति के भी जिम्मेदार लोग, कि अब अपने एक एक वाक्य को थोड़ा संतुलित बोलें, क्योंकि यह चुनाव बहुत हद तक वैदेशिक और सामरिक मामलों में होगा, और वैदेशिक और सामरिक मामलों में एक एक शब्द का विश्लेषण होता है, होती है, सब सुनते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि यह चुनाव का नैरेटिव अब चेंज हो चुका है। अब वो 56 इंच का सीना, वो ये सारी बातें अब सुनाई नहीं दे रही हैं। आप देखिए, कर्ज 540 अरब डॉलर, लेकिन कहीं चर्चा नहीं। वैदेशिक, अब ये देखिए, अजहर मसूद और हाफिज सईद पे जब संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव आया था तो चीन ने उसका खुला विरोध किया, और वहां जो हमारे भारत के प्रतिनिधि थे शदे अकबरुद्दीन जी, वो चुप तक रहे। जब राष्ट्रवाद की बात चलेगी तो ये सारी बातें आएंगी कि भारत अभी तक सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों नहीं बना। अगर भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य हो जाता फ्रांस के खुले समर्थन के बाद, तो शायद ये स्थिति ना आती। ठीक बात, ठीक है जी, हमें ठीक आज है। मैं एक बात और कह दूं, ये मुद्दा ठीक है दीपक भाई, देखना नहीं ठीक है जी, ठीक है जी जी दीपक भाई, ठीक है। मैं एक बात और कह दूं, 71 की लड़ाई मैंने चैतन्यता में नहीं देखी, तब विवेक नहीं था मेरे पास, उसको बाद में समझा। लेकिन कारगिल की लड़ाई चैतन्यता में देखी और कवर भी की। वाजपेयी जी का कालखंड था, तो सत्ता के शिखर से लेके और सेना के हेडक्वार्टर तक मैंने एक पत्रकार के नाते चीजों को देखा। ये पहला अवसर मैं देख रहा हूं, अनिल दुबे आपके पास आ रहा हूं, पहला अवसर मैं देख रहा हूं जब दिन में 5-5, 7-7 स्क्रीनशॉट भारत के लोगों के ट्वीट्स के लेकर इमरान खान ट्वीट कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। जय हो, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। मैंने जियाउल हक को देखा, बेनजीर को देखा, नवाज शरीफ का कार्यकाल देखा, इमरान को देख रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पड़ोस में बैठा लड़का है, ट्विटर खेल रहा है। जहां कोई ऐसी बात मिली, साफा खोलो, फखट से इमरान खान उसको रिट्वीट करते हैं, कहते साफा खोलो में देखो, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, दिग्विजय सिंह, मतलब दिग्विजय सिंह ब्लू आइड बॉय हो गए पाकिस्तान में। कहीं उनकी कोई वो ना निकाल दे वो लोग सम्मान यात्रा, मुझे इस बात की भी चिंता है। अनिल दुबे, साफा बांधो, साफा खोलो, चुनाव इसी पर होगा, मिल जाए, ठीक है। अरे अनिल दुबे, चुनाव इसी पर होगा, बाकी तो कहानी है, आपके मन में कुछ भी रहे। किसान, अरे सुनो भाई, बात तो सुन लो। आपके कहने से किसान, चकबंदी, हदबंदी, नलबंदी, यूरिया, डीपीए, कहीं चौराहे पर चर्चा सुन रहे हैं क्या? बेमुल्ला, रोजगार, बेरोजगार, गांव में, खेत में, गली में, चौराहे पर, मॉल में, टॉल में, ठेला में, मेला में, रेला में, हर जगह तो यही चर्चा, और नेता भी इसी पर कटाजुज कर रहे हैं। और यहां टीवी पे आके ज्ञान देते हो आप लोग, कहते नहीं देखिए रोजगार भी मुद्दा है और एग्रीकल्चर क्राइसिस मुद्दा है। अनिल दुबे, देखिए अमिताभ जी मुद्दे तो हैं अपनी जगह पर, लेकिन आज की तारीख में मुद्दा जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो आतंकवाद को लेकर के हुआ, हम लोग, हमारी पार्टी, हम जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम कतई सेना के किसी शौर्य पर जो हुआ है उसको हम सिर्फ सलाम करते हैं, हम उस पर राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। अगर आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी जब भी मुद्दों पर बात आती है, जब देश के विकास की बात आती है, जब देश के किसान नौजवान की बात आती है, तो ये इनका पुराना वो रहा है कि ये राजनीति में, ये आज जिन मुद्दों पर बहस हो रही है भाई उस पर वोट गिनने का काम तो ये कर रहे हैं, वोट गिनने का काम आप मत करिए। सेना की बहादुरी की बात है, सेना की बहादुरी के साथ सारा देश खड़ा है, सारे राजनीतिक दल खड़े हुए हैं, लेकिन उस पर राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है। एक जी, एक बात आपको याद दिला दूं, आप तो राजनीति में नहीं होंगे तब, क्योंकि हम भी तब नहीं थे, ठीक है ना। चैतन्य, चरण सिंह थे चौधरी साहब, 65 की लड़ाई हुई, कांग्रेस ने उस शौर्य को जनता के बीच में ले गई, छाती ठोक के ले गई, ले जाना भी चाहिए था शास्त्री जी। 71 की लड़ाई में इंदिरा जी ताल ठोक के ले गई उस शौर्य को, चुनाव गांव तक, आखिरी तेल तक। कौन भाई का लाल कहता कि ऐसा पहली बार हुआ? जो ऐसा कहता उसको इतिहास का ज्ञान नहीं, अज्ञानी है वो, नहीं, उनको समझ नहीं भारत की राजनीति की। हम लोग, अमिताभ जी, उस समय
ऐसा कब नहीं हुआ? सेना कोई काम एक अनिल दुबे, एक मिनट, कौन न होए हमें कहानी, मेरी सेहत में फर्क नहीं पड़ता, ये सब जानते हैं। ये जीते चाहे वो जीते, अमिताभ अग्निहोत्री कभी किसी के दरबार में गया नहीं अर्जी लेके, इसलिए मैं तो मस्त हूं, कबीर हूं, इसलिए बोल सकता हूं। लेकिन आप मुझे ये बताओ, मुझे एक बात बताओ दुबे जी, कौन सा सेना ने अगर कहीं झटका खाया तो राजा केसर गाज गिरी कि नहीं गिरी? जवाहरलाल नेहरू उदाहरण है, दीपक मिश्रा जानते होंगे, बहुत पढ़ने लिखने वाले आदमी है। गिरी की नहीं गिरी? जवाहरलाल गए थे वहां लड़ने, नहीं ना? गाज गिरनी चाहिए। और राजा को श्रेय भी मिलता है, राजा को श्रेय भी मिलता है, साथ में ये भी मानो आधा सच मत बोलो। ठीक ठीक बात है। डॉक्टर चंद्रमोहन, आपने भी जो कुछ पर्देदारी थी, बोले यहां वो नीरज जी का एक बड़ा प्रसिद्ध गीत था, ये नीरज की प्रेम सभा है, यहां संभल कर आना रे, यहां पिया से मिलना हो तो पर्दे सभी गिराना रे। आपने भी सभी पर्दे गिरा दिए, बोले भाई छाती ठोक के साफा बांधेंगे, फोटो गाड़ी के आगे भी लगाएंगे, पीछे भी लगाएंगे अभिनंदन का, और झंडा लगाएंगे, बोलो क्या करोगे? अब ये आपका साफा खींच रहे, तो चुनाव मेरे ख्याल से साफा बचाओ साफा खींचो, इसके बीच में फंस गया नहीं? अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी जी का जो मंत्र है वो एक ही है, उसी को हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए वही पाथे है, मां तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे ना रहे, ये हमारा है। और हम वो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो लोकतंत्र में चुनाव को उत्सव मानते हैं और उसमें भागीदार होते हैं। हम तो मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम कर रहे थे, हम तो बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने उसमें अपील भी की, लेकिन लोगों के पेट में दर्द हुआ कि भाई ये मेरा बूथ सबसे मजबूत क्यों कर रहे हैं? हम तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 2017 से लेकर और 2019 के बीच में हम तो 75 जिले भी नहीं गए, ये हर बूथ पर कैसे कर रहे हैं? ये बाइक क्यों चला रहे हैं? ये बूथ अध्यक्ष का सम्मेलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम तो नहीं, हम तो लाए थे नई रोशनी। अरे तो आपने कहा चलो अब साफा बांध के दिखा देते हैं, जाएगा उत्तर प्रदेश में, हम 2 प्रभारी लाए हैं। अरे हम तो साफा बांधेंगे ही, हमेशा हम तो भगवाधारी हैं, हमने तो भगवा आतंकवाद की चर्चा करते रहे हैं, वो तो साफा खोलेंगे ही खोलेंगे। अरे भाई देख लिया ना, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? ये भैया मैं नहीं कह सकता कि मेरे राष्ट्रीय महामंत्री, मेरे पूर्व मुख्यमंत्री कुछ बोलेंगे, मैं कहूंगा नहीं 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 वो बड़े नहीं है, बड़ा तो मैं हूं। ये भैया जिस पार्टी में हो सकता है, बड़े दावे हुए थे कि उत्तर प्रदेश बदल देंगे, कहां भैया बदल रहा है रोज। मैं आज पूछा मैंने कि भैया आज किस जिले में जा रहे हो आप? कोई नहीं जा रहा है, कहीं पे जाने की नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खेल लें, क्यों नहीं जाते भाई? हम कहते हैं कि हाँ हम बूथ अध्यक्ष सम्मेलन करेंगे, हम सेक्टर संयोजक सम्मेलन करेंगे, हम तो कह रहे हैं। मैंने कहा ना कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो पूरे का पूरा है। तो हम तो इस भाव से लेकर चले, हमने यात्रा की है। हम एकमात्र राजनीतिक चंद्रमोहन जी, एक सवाल उत्सुकता बस आ गया। चंद्रमोहन जी, एक उत्सुकता बस एक सवाल जहन में आ गया, पूछ लूं फिर सुरेंद्र भाई के पास जाऊं। क्या कुछ ऐसा भी कार्यक्रम है कि जो शहीद हुए उत्तर प्रदेश के 12-14 नौजवान, मेरे ख्याल से मैं इनका 12-14 संख्या थी ना, हाँ ऐसी कुछ थी, जो पुलवामा में मारे गए अर्धसैनिक बल के हमारे बहादुर जवान शहीद हुए, उनको लेके भी कोई, हाँ 12, उनको लेके भी कोई उनके पैतृक स्थानों पर बीजेपी कोई बड़ा कार्यक्रम प्लान तो नहीं कर रही कहीं? नहीं तो फिर ये सवाल पूछने लगेंगे। नहीं देखिए, हमने तो ये कहेंगे भाई बताओ आप राजनीतिकरण कर रहे हो। देखिए हम तो अमिताभ जी, देखिए अमिताभ जी, आपने श्रद्धेय अटल जी का नाम लिया, कारगिल युद्ध का नाम लिया, आपने कहा 71, तो 71 में मैं भी विवेकहीन था, आप भी उसी में थे, तो हम लोग 71 नहीं देखे, लेकिन हमने जो है जब कारगिल युद्ध देखा तो कारगिल के शहीदों के उसके बाद में पेट्रोल पंप भी हमने देखे, गैस एजेंसी भी देखी। तो शहीदों का सम्मान करने का काम जो श्रद्धेय अटल जी ने शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है और आगे लेके जाएगी, इसमें कहां कोई दुविधा है? हमको कोई दुविधा नहीं है, दुविधा उनको है जिनके पास में कुछ नहीं है। हम अगर ठीक समझ गए, अभी ये बाकी है, सुरेंद्र दुबे जी, साफा भगवा वाला साफा, गाढ़ा भगवा, माई मेरा रंग दे बसंती चोला, क्या
अभी तक ये एक दुविधा थी कि बीजेपी थोड़ा संकोच करेगी कि नहीं करेगी। बीजेपी ने कहा ना, फ्रंट फुट पर खेलेंगे, फ्रंट फुट पर कोई बॉल आए दे धनाधन। विपक्ष ने पहले तो कोशिश की कि बेमुला को ले आए, आर्थिक संकट, अरहर के दाम, प्याज के दाम, टमाटर के दाम है, पानी, बिजली, सड़क, खलंजा, जो दुनिया के मुद्दे होते हैं चुनावों में। जब लगा कि नैरेटिव तो सेट हो गया और बीजेपी बल्लेबाजी करने लगी, तो विपक्ष ने कहा कि अब साफा खोलो, राष्ट्रीय मुहिम चलाओ। आपको क्या लगता है, चुनाव साफा बचाना और साफा खोलने की जो प्रतिस्पर्धा है उसी के बीच में होगा, जिसके केंद्र में सेना होगी, आतंकवाद होगा, पाकिस्तान होगा, सेना का पराक्रम होगा? देखिए अमिताभ जी, इस समय दो काम एक साथ हो रहे हैं। एक युद्ध है, चल रहा है, और दूसरा चुनाव भी शुरू हो गए। आप शुरू ही मान लीजिए 2-4 दिन में उसकी घोषणा हो जाएगी। हाँ, 11-12 तारीख में तो जब ये स्थित है, शुरू ही मान लीजिए, हाँ, तो उसको शुरू ही मान लीजिए। तो इस स्थिति में जो चुनावी मुद्दा है वो पुलवामा ही है कि पुलवामा के बाद क्या हुआ, हमारी सरकार ने क्या किया। अब देखिए, कोई भी सरकार अगर कोई काम करेगी, और देखिए सारे हमारे देश में, कम से कम, बाकी मैं नहीं जानता हूं कि यहाँ जब भी देश से संबंधित कोई काम होता है तो वो टॉप एजेंडे में चला जाता है। तो जाहिर है बीजेपी है, और बीजेपी की जगह अगर कांग्रेस होती तो वो भी यही काम करती कि हमने क्या तीर मारा पाकिस्तान के खिलाफ, इसी का प्रचार करती। कोई भी पार्टी होती वो यही कहती कि देखिए हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए कौन सी कारगर कार्रवाई कर रहे हैं। और कोई भी विपक्ष होता, मैं दोनों बात कह रहा हूं, क्योंकि चुनाव लड़ना है, तो वो विपक्ष ये नहीं कर सकता कि नहीं साहब मोदी जी कितना बढ़िया कर रहे हैं, अब छोड़िए साहब, हमको माफ कीजिए, अब अगले चुनाव में देखेंगे, आप इन्हीं को सब वोट दिया। ऐसा तो नहीं करेगा विपक्ष, अपने धर्म का निर्वाह करेगा। तो चुनाव जो है अब इसी कसम चलेगा, इस एजेंडे को आप बदल नहीं सकते। और जिस ढंग से युद्ध हमारा चल रहा है ये भी लंबा चलने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरा चुनाव इसी माहौल में निपट जाएगा, क्योंकि चुनाव उस चुनाव के समय ऐसे ही चलेगा। और इसी तरह जो आपने शब्द, बिल्कुल सुरेन भाई, ठीक है, और वही ब्रेक लेना है। हाँ जी सुरेन भाई, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। एक मैंने परिवर्तन और देखा जिसके लिए मैं आज ये बहस लेके आया, अन्यथा नहीं लाता। देखिए कैसे नैरेटिव चेंज हुआ और बीजेपी ने देश की पल्स को कैसे पकड़ा, नब्ज को। पहले प्रधानमंत्री की हर भाषण में 3-4-5 बार ये बात उद्धृत होती थी, और उनके यहां उद्धृत होती थी तो नीचे तक पेनिट्रेट होती थी, मोहल्ले का कार्यकर्ता भी उसको उद्धृत करता था। सबका साथ सबका विकास। उस घटना के बाद से प्रधानमंत्री ने भाषण के आरंभ को बदल दिया। वो 3 नए नारे लगवाते हैं, विजयी भारत के लिए, शौर्यवान सेना के लिए, पराक्रमी भारत के लिए। नैरेटिव वहां चला गया। जी, बीजेपी ने तो साफ कर दिया है, साफा बांध लिया है, रणनीति बना ली है कि अब यही मुद्दा है और इसी मुद्दे को आगे खींचते जाना है। लेकिन ऐसे में अब विपक्ष क्या करे? क्या इसी मोड में रहे जो अभी ये कर रहे हैं कि सवाल उठा दो, एयर स्ट्राइक पर ही आतंकियों की संख्या पूछते रहो? तो ऐसे में तो ये मुद्दा और बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। या फिर जो क्षेत्रीय पार्टी जो रास्ता अपना रही है कि इस मुद्दे पर शांत रहो, दूसरे मुद्दों को हवा दो। दीपक जी, आपका तजुर्बा क्या कहता है जी कि विपक्ष के हिसाब से क्या चीज कारगर हो सकती है? संख्या पूछना कारगर हो सकता है, मतलब साफा खोलने वाला जो एक्सरसाइज है वो कारगर हो सकता है विपक्ष के लिहाज से, या अब भी उतना स्पेस है कि चुनाव का नैरेटिव बदलने के लिए कोशिश की जाए? देखिए, मगर मुझे लगता है कि विपक्ष थोड़ा सा अगर अनुभव और थोड़ा सा गंभीरता से काम लेता तो इस समय संख्या नहीं पूछना चाहिए था। इस समय हमें पूरी ताकत के साथ अपनी सेना के साथ खड़ा होना चाहिए था। चूंकि देखिए, राजनीति पल दो पल का खेल नहीं है। बात राष्ट्रवाद पे जब आपने बहस लाई है तो ये आप भी जानते हैं, और आपने ये बात कहीं रेखांकित भी किया है किसी अपने उद्बोधन में, शायद सिद्धार्थनगर में, कि
राष्ट्रवाद की जब अतिरंजना हो जाती है, जब राष्ट्रवाद अंध स्वरूप में आ जाता है, तो उसकी कोख से हिटलर पैदा होता है और वो उतना ही बुरा है जितना राष्ट्रवाद अच्छा। सवाल सारे हैं, कोई सवाल कभी गायब नहीं होता है। जब चुनाव आएगा तो बेरोजगारी पे भी बात होगी, चुनाव आएगा तो बढ़ती आर्थिक विषमता पे बात आएगी। ये नारा देंगे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो उसी मंच से जब विपक्ष बोलेगा तो वो बोल के आएगा कि दे आए महबूबा को, दोनों से सत्ता प्यारा है। तो ये चलेगा, ये डिबेट चलेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए दोनों को। प्रधानमंत्री देखिए, अमित शाह जी कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, राज्यसभा के सदस्य हैं आधिकारिक रूप से और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या जरूरत थी बैठ के गिनने की? जब गृह सचिव कह रहे हैं, जब धनोआ जी कह रहे हैं कि संख्या अभी नहीं कोट की जाए, तो ये क्या गिनती गिनने लगे? ये समय सेना के शौर्य को बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। संख्या बताने और पूछने दोनों से परहेज होना चाहिए था। बिल्कुल दीपक मिश्रा, बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने ठीक बात की। संख्या बताने और पूछने दोनों से बचना चाहिए था। यशवंत सिंह, क्या आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष ने स्ट्रेटेजिकल एरर कर दी, रणनीतिक भूल कर दी? जिस वक्त साफा नहीं खोलना चाहिए तो उस वक्त साफा खोल अभियान में शामिल होकर। देखिए, कांग्रेस ने कभी संख्या पूछा ही नहीं, संख्या इन्होंने लोगों को बताया है। और एक चीज मैं बीजेपी प्रवक्ता की बातों का आंसर देना चाह रहा था, इन्होंने कहा कि ये शहीदों का सम्मान करते हैं। ये जो है इस शहादत के लिए जिम्मेदार मसूद अजहर को ले जाकर के सम्मान कंधार में सौंप आते हैं, जो इन शहादतों का जिम्मेदार है। ये इनकी आतंकवाद के विरुद्ध संकल्प शक्ति है। और इनका राष्ट्रवाद कैसा है वो मैं बता दूं आपको कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं तमिलनाडु, तो वहां कहते हैं कि ये तमिलनाडु का सपूत है, इस पे गर्व है, और भारतीयता को शर्मसार करते हैं। भारतीयता जब झंकृत हो रही थी तो उसमें तमिलनाडु ऑलरेडी था, लेकिन इन्होंने भारतीयता को शर्मसार किया। ये इनका राष्ट्रवाद है। और विपक्ष में कह रहा हूं कि पब्लिक इन सारी चीजों को देख रही है, वो सेना के शौर्य को भी देख रही है और उस शौर्य के नाम पे इनके द्वारा पैदा किए गए उन्माद को भी देख रही है। ठीक है यशवंत भाई, ठीक है, इस बात को रिट्रीट करने की किसी की जरूरत नहीं, ये पब्लिक है, सब जानती है, ये तो ध्रुव सत्य है, इसमें क्या बताना। पब्लिक ही फैसला करती है। 52 से आज तक जितने निर्णय हुए पब्लिक ने किए, नेता अपने आप थोड़ी ना सरकार बना सकता कोई नहीं। अनिल दुबे, आपको क्या लगता है? मैं कह रहा हूं कि इन्होंने जो शौर्य का छापा बांधा है 2019 में, उस छापे को पब्लिक खोल देगी। अनिल दुबे, 1 महीने के भीतर भारत वोट देने की स्थिति में खड़ा होगा। मेरे ख्याल से पहले चरण का चुनाव कहीं शुरू हो रहा होगा आसपास। सर्जिकल एयर स्ट्राइक, उसके बाद साफा खोलो प्रतियोगिता, ममता, केजरीवाल, दिग्विजय सिंह, चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, सब पहलवान अखाड़े में आ गए। ये नैरेटिव सेटल डाउन कहां होगा जाके जनता के बीच में? ये मुद्दा कहां स्थिर होगा चुनाव में, ये बताइए। देखिए अमिताभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि नैरेटिव ये बदलने का देंगे नहीं, लेकिन जनता भी इस बात को जान रही है कि ये शौर्य किसका है, ये किस तरह से लड़ाई हुई और किस तरह से पुलवामा में घटना हुई और किस तरह से रोज 2-4 जवान हमारे जो है वो मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। ये सारी चीजें भी जनता के बीच में हैं। और जिस तरह से ये अभी एक बात दीपक मिश्रा जी ने कही कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैसे पता चला कि ये संख्या 250 है, तो इस तरह की बात अगर ये उठा रहे हैं तो साफा खोलने वालों को ही केवल जिम्मेदार अगर हम माने तो साफा बांधने वाले भी जिम्मेदार है उस चीज को। ये सारी चीजें तमिलनाडु की बात अभी ठीक है, तमिल भाई हमारा जवान वहां पर दुबे जी ठीक है, ठीक है अमिताभ जी, एक मिनट, कि हमारा जवान अपनी प्रदेश को छिपा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी उसका उल्लेख कर रहे हैं। जी ठीक है। एक तथ्य मैं सामने रखूं, फिर चंद्रमोहन के पास जाऊंगा। 71 की लड़ाई के बाद मेरे ख्याल से 5-7 राज्यों में, दीपक जी को शायद संख्या सही याद हो, मुझे घटना याद रहती है, कई बार नंबर थोड़ा दाएं बाएं भी हो सकते हैं, चुनाव हुए, सब में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीती। बात मैंने कल भी कही थी, क्योंकि इंदिरा गांधी की चिट्ठी गांव-गांव गई थी।
71 की लड़ाई के उल्लेख के साथ। वो दृश्य था, वो बांग्लादेश का निर्माण का भारत के राजनीति पर यह असर था कि उस युद्ध के बाद तमिलनाडु को छोड़कर मेरे ख्याल से पूरे देश भर के राज्यों में कांग्रेस की हुकूमत आई थी। ठीक है ना? कारगिल वाजपेयी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बना गया, यह बात भाजपा भी मानती थी और कांग्रेस में माधवराव ने तो लोकसभा में कही थी खड़े होकर, मैं खुद गवाह हूं, इस बात से इनकार नहीं हो सकता। सुरेंद्र दुबे जी, कोई भी शौर्य से जुड़ा, पराक्रम से जुड़ा मसला होगा, उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट हमेशा पड़ा है देश में, हमेशा पड़ा है, इतिहास गवाह है। देखिए अमिताभ जी, पहले की जो घटना आपने बताई 71 युद्ध हो गया, उसके बाद चुनाव हुआ। ये दुनिया में पहला चुनाव हो रहा है किसी देश में जहां युद्ध और चुनाव समानांतर चल रहे हैं। कम से कम इस देश में कभी नहीं हुआ, बाहर कभी हुआ तो मुझे बहुत याद नहीं है। और विपक्ष, अब लोग कह रहे हैं कि साहब ये अमित शाह ने क्यों कहा कि 250 सीटें जीती, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इसको नहीं बता दें। अमित शाह ने जानबूझकर के ये बात कही क्योंकि उनको मालूम था इस ट्रैप में फंस जाएंगे। अब विपक्ष के सारे लोग नहीं इतने नहीं मारे गए, उतने मारे गए, उसका पाकिस्तान उसका यूज कर रहा है, तो एक गेम खुद दे दी बीजेपी को कि लो ये अब हमारे पर गोल कर लो। जरूरत दूसरा साफा बांधने की है। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही, एयर स्ट्राइक की गई, ये जो बगैर आतंकवाद के जो हमारे बॉर्डर पर लगातार फायरिंग हो रही, इसका तो आतंकवाद से लेना देना नहीं, तो पाकिस्तानी सेना कर रही है, हमारे लोग मारे भी जा रहे हैं, एक पूरा तनाव है, करोड़ों रुपए हमारे खर्च हो रहे हैं। तो अगर उससे बड़ा नैरेटिव कोई सेट करे जो बीजेपी ने कर लिया है, तब इनको पॉलिटिकल फायदा होगा। खाली ये घूमते रहेंगे, कब नौमन तेल होगा कब राधा नाचेगी, कब नौमन तेल होगा कब राधा नाचेगी, चुनाव आ गया सिर पे। डॉक्टर चंद्रमोहन, ठीक, डॉक्टर चंद्रमोहन, मुझे लगता भाजपा कंफर्टेबल है, साफा कस के बांध लिया। हाँ, और मुझे लग रहा है उसमें पिन विन भी लगा लिए होंगे ताकि हिले डुले भी नहीं, बोले आओ खींच के दिखाओ। हाँ, और चाहे 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, जब सेना पीछे, सेना आगे हो, राजनीति पीछे हो, तो इतिहास एक तरफा ही है। चंद्रमोहन जी, देखिए अमिताभ जी, आपने देश को पढ़ा है, देश के मानस को जाना है, हम सब देशवासी हैं। ये देश 100 रुपयानों का देश है, इसमें किसने कब गाया, लेकिन आज रंग दे बसंती चोला जैसे ही बजता है तो सब थिरकने लग जाते हैं, सबके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। तो ये 100 रुपयानों का देश है, जो साहस करता है, जिसमें अदम्य साहस है, उसे नमन करते हैं। आज बच्चा बच्चा जान गया विंग कमांडर का मतलब क्या होता है, अभिनंदन होता है। लोग खुश थे, सब एक दूसरे का अभिनंदन कर रहे थे, सबसे लोकप्रिय हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहां शौर्य को नमन करने की परंपरा है, या दीनहीनों को नमन करने की परंपरा नहीं है, या रियाने वालों को परंपरा नहीं है। ये देश शहीद रोशन सिंह का देश है, ये चंद्रशेखर आजाद का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये मंगल पांडे का देश है, अशफाक उल्लाह का देश है। तो ये देश वीरों का देश है, ये वीरों की धरती है। यहां कुरुक्षेत्र का मैदान है इस देश में। या हमने जो आजादी प्राप्त की, जिस आजादी के हम 70 साल पूरे कर रहे हैं अमिताभ जी, ये कोई हमने अध्यादेश पारित होकर हमको आजादी नहीं मिली है। इसके लिए वीर कुंवर सिंह से लेकर और उधम सिंह तक एक बड़ी बलिदान की परंपरा है। उस बलिदान की परंपरा से हम निकले, आजादी की रक्षा के लिए भी। मुझे बाइंड अप करना है चंद्रमोहन, मुझे बाइंड अप करना है। एक छोटा सवाल ले लूं, मेरे दिमाग में आ गया बस अचानक। 250 हो, 300 हो, 350 हो, 400 हो या 3 मरे हो, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। वो आप लोग निपटो सुलझो, कांग्रेस और आप, और साथ में केजरीवाल और ममता जी। मैं कह रहा हूं आप 272 पर निगाह रखो, राजनेता लोग नहीं लोकसभा में, बाकी संख्या छोड़ दो ना सेना के लिए। चंद्रमोहन जी, ठीक बात है ना? देखिए हमने तो, मैंने क्या कहा आपको चर्चा की शुरुआत में किया कि हम तो मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये लेके चले हैं ना। हम तो बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कर रहे हैं, अखिलेश जी नहीं जा पाए,
17 से लेकर 19 आ गया, लेकिन वो 75 जिलों में नहीं जा पाए। उनको आस्था ही नहीं है अपने संगठन पर। हमको तो संगठन और कार्यकर्ता पे आस्था है। हमसे अभी चर्चा के शुरुआत में दीपक जी बोले, कहा क्या इच्छा है, हमने की 75 की इच्छा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है कि 50% प्लस की तैयारी करो। हम वो तैयारी दिन रात कर रहे हैं। चरेवती हमारा सिद्धांत है, हम उस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। आज हम अगर हम बिल्कुल चंद्रमोहन जी, चलिए अब हमने जो दर्शकों से सवाल किया था, जनता से सवाल किया था, उसका जवाब जान लेते हैं। आज हमने पूछा था कि क्या पाक पर एयर स्ट्राइक के बाद बीजेपी और विपक्ष दोनों को अपनी अपनी चुनावी रणनीति बदलनी पड़ रही है। इस पर जो वोट मिले हैं, जो परिणाम है, उसके मुताबिक 82% लोगों का मानना है कि हाँ, अब रणनीति बदलनी पड़ रही है। 15% ऐसा नहीं मानते, 3% कोई राय नहीं बना पा रहे हैं। अमिताभ जी, 82% लोग मान रहे हैं कि रणनीति अब बदलनी पड़ रही है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बीएसपी। बीजेपी शायद क्रिस्टल क्लियर है कि उसे किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से विपक्ष को उलझाना है इस मुद्दे पर, और विपक्ष शायद पशुपेश में कि किस तरीके से वो काउंटर अटैक करे। देखिए यशवंत भाई, आप समय नहीं हो पाएगा, माफ करिएगा। 71 में विपक्ष समझदार था। मेरी बात को सुरेंद्र दुबे जी जरूर समझेंगे, दीपक मिश्रा भी समझेंगे। उस विपक्ष को लगा इंदिरा जी से मोहब्बत नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि उनके प्रतिस्पर्धी दल इंदिरा जी से डरते हो, ऐसा भी नहीं था। लेकिन उनको लगा देश का मानस इंदिरा गांधी के साथ है। इतना बड़ा पराक्रम हुआ है सेना का, तो उन्होंने समझदारी दिखाई, सेल्फ गोल नहीं किया। नाइदर वाजपेयी, नॉर मधुलिमय, नॉर जॉर्ज, जो उस समय नेता थे, वो जानते थे कि इस वक्त इंदिरा गांधी को कटघरे में खड़ा किया तो लोग दौड़ा लेंगे। यही स्थिति शास्त्री जी के साथ हुई, यही स्थिति कारगिल में निर्मित हुई। कारगिल में कांग्रेस ने थोड़ा 3-5 किया तो भाजपा की सीटें बढ़ गई। बाद में माधवराव ने हाउस में कहा कि हां, हम समझ नहीं पाए अंडर करंट। लेकिन जब चिड़िया खेत चुग जाए तो जागने से क्या फायदा। चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत का। इसलिए, और जो बात हम लोग इस बहस के आरंभ में निवेदन कर रहे थे, अवाम ने भी वही कहा। 83% अवाम कह रहा है नैरेटिव बदल गया। अब ठीक, यशवंत बाबू अपना नैरेटिव अलग सेट कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है, कांग्रेस भी कर सकती है। उस कांग्रेस में दिग्विजय सिंह भी हैं, सलमान भाई भी हैं, सारे लोग हैं, चिदम्बरम साहब भी हैं। ये नंबर बता रहे हैं, वो नंबर पूछ रहे हैं, तू में चल रही है राष्ट्रीय स्तर पर, अच्छा है। लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक गांव में क्या चर्चा है, चौराहे पर क्या चर्चा है, खेत पे क्या चर्चा है, यह महत्वपूर्ण है। टीवी के चैनल पर क्या चर्चा हो रही, इससे चुनाव जीते जाते तो कोई सरकार कभी हारती नहीं। अगर टीवी और अखबार से ही चुनाव तय हो जाते तो जो एक बार मुख्यमंत्री रह जाता वो पूरे जीवन, वो अनंत काल तक मुख्यमंत्री रहता। दीपक मिश्रा गलत कह रहा हूं क्या? नहीं, वोट पड़ता है जनता के बीच में। विमर्श का मुद्दा क्या बना? 14 में मनमोहन सिंह जी की छवि और भ्रष्टाचार के आरोप, वो भी तब कांग्रेस को भुगतना पड़ गया जब प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत आरोप नहीं था भ्रष्टाचार का, डॉक्टर मनमोहन सिंह पर, योग्य व्यक्ति थे। लेकिन लोगों ने कहा ढीले हैं और बाकी लोग लूट रहे हैं। इस विमर्श ने कांग्रेस को वनवास दे दिया। हर चुनाव का एक विमर्श होता है, एक केंद्रीय मुद्दा होता है जो जेरे बहस होता है, खेत में, खलियान में, मेले में, ठेले में, गांव में, शहर में। वो मुद्दा आज ये बन गया, साफा बचाओ साफा खोलो प्रतियोगिता। लेकिन इसमें भारत, मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, आपस में लड़िए, चुनाव है। ठीक बात कही थी दुबे जी ने, कोई किसी को वॉकओवर नहीं देता, देना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं इतना व्यक्तिगत निवेदन जरूर करूंगा, कोई ऐसी बात मत बोलिएगा कि आपके बोले का लाभ हमारा
शत्रु देश ले, आपस में लड़िए, तू मैं करिए, लेकिन ऐसा कुछ मत बोल जाइएगा 1 सीट 2 सीट के लिए कि पाकिस्तान उसको रिट्यूट करता घूमे और कहे देखिए जो हम कह रहे हैं वही भारत के लोग भी कह रहे हैं। सिर्फ इतना बचा लीजिए, बाकी चुनाव लड़िए, जनता निर्णय करेगी। धन्यवाद। बिल्कुल, आप सभी खास मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद महाबहस का हिस्सा बनने के लिए।